हाई स्कूल गृह विज्ञान कक्षा 10 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। 26 मार्च को होने वाले गृह विज्ञान में समय 3 घंटा 15 मिनट के आधारित प्रश्नों के हम दे रहे हैं। इसे आप पढ़ने के बाद 100% उत्तीर्ण होंगे, 100% गारंटी के साथ। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 2 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है, किस चेक में बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती है? तो क्रॉस चेक पर बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कौन सी सामग्री सिलाई किट में रखी जाती है? धागा, सुई, इंची टेप, सिलाई मशीन। सिलाई किट में रखी जाती है। धागा, इंची टेप नहीं रखा जाता है, सिलाई मशीन नहीं रखा जाता है, सुई रखी जाती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, भोजन पकाने की विधि में समय की बचत होती है, वह क्या है? उबालना, प्रेशर कुकर में पकाना, तलना, भूनना। इसमें से भोजन पकाने की विधि, इसमें से समय की बचत होती है। समय की बचत में कौन सा? भूनना, तलना, प्रेशर कुकर। तो इसमें से भूनना समय बचत होती है। इसके बाद वृक्षारोपण आवश्यक है स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो गया इसमें से सभी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 5 जून को विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एचटीएसी और टी बैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इस रोग के लिए, टिटनेस के लिए लगाया जाता है। संक्रमण रोगों के प्रसार का माध्यम है। संक्रमण रोगों का प्रसार का माध्यम है, संक्रमण रोगों के प्रसार का माध्यम है। तो वायु द्वारा प्रमुख रूप से, जल और संपर्क, इसमें से सभी है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरी। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। तो पहला है श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। तो इनके हो गए फेफड़ा, श्वसन तंत्र है। रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं? रिंग कुशन का जो है प्रयोग हम जैसे गर्दन, पेट आदि स्थानों पर चोट लगने पर, सूजन होने पर उसे समाप्त करने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। शरीर में जल का क्या कार्य है? शरीर में जल का कार्य तापमान को नियंत्रित करना तथा शरीर के संतुलन को अस्थायी बनाए रखना आदि प्रमुख कार्य है। 25 शब्दों में देना है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट आर्थिक स्थिति तथा आय बजट पर आधारित होता है, जो पारिवारिक बजट कहलाता है। अगला है, वायु के माध्यम से फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो वायु से फैलने वाले 2 रोग आपके, वायु में फैलने वाले आपका कोविड-19
पहला है। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 रोगों के नाम हैं। ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी रोग वायु के माध्यम से फैलता है। टीबी और कोविड भी माना गया है वायु माध्यम से होता है। किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखिए। तरल जो द्रवी अम्लीय पदार्थ होता है, जिसमें दूध, घी, किन्हीं 4 तरल पदार्थों के नाम, और इसी के साथ गन्ना रस, अनानास के जूस या अन्य ऐसे पदार्थ, संतरे के जूस, ये तरल पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। बैंक पासबुक की उपयोगिता कई रूपों से जाना जाता है। पहला, बैंक की आईडी हो जाती है, आईडी। दूसरा, बैंक में लेन देन कार्य का स्टेटमेंट पूरा होता है। तीसरा, बैंक पासबुक की उपयोगिता बैंक आईडी के रूप में हो जाता है। बैंक का स्टेटमेंट लेन देन का ब्यौरा होता है। बैंक का एक प्रमाण हो जाता है। ये भिन्न उपयोग है। कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है। कृत्रिम श्वसन क्रिया मानवों को, बीमारग्रस्त व्यक्तियों को ऑक्सीजन का प्रयोग, ऑक्सीजन पहुंचाना कृत्रिम श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। जिससे कृत्रिम श्वसन क्रिया मानी मानव शरीर को विभिन्न प्रकार से ऑक्सीजन को प्रदान करना कृत्रिम श्वसन क्रिया कहलाती है। गर्म सेक के मुख्य रूप बताइए। गर्म सेक में आने वाले हैंडोप्लास्ट तथा अन्य प्रकार की पट्टियाँ जो घाव और चोटों पर प्रयुक्त की जाती है, गर्म सेक या किसी गर्म पदार्थ द्वारा सेकाई करना, ये जो है गर्म पदार्थ सेक के अंतर्गत आता है। अगला है, किसी रासायनिक ठोस रासायनिक निसंक्रमणों के नाम बताइए। निसंक्रमणों के नाम बताइए। ठोस जिससे संक्रमण नहीं होता है, जैसे ठोस पदार्थ में ले लीजिए विभिन्न पदार्थ आते हैं। ठोस रासायनिक निसंक्रमणों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 5 और 7 तक लघु उत्तरीय है। प्रत्येक खंड का उत्तर 50 शब्दों में देना है। पहला, पारिवारिक बजट के अवलोकन के मुख्य रूप से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पारिवारिक बजट के लिए निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें देखा गया है। नंबर 1, आय। दूसरा, पारिवारिक सदस्यता, कितनी परिवारों के सदस्य की संख्याएं हैं, उसमें अवलोकन किया जाता है। उसी के हिसाब से बजट में होता है। मार्केट बजट, खाद्य पदार्थ की बजट, ठीक है। ये भिन्न भिन्न जो है चरण आते हैं, जो मुख्य रूप से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सूचनाएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं जो परिवार के आधारित निर्धारित होता है। तो इनकी आय और बचत की मात्राएं हम इसे देखते हैं। अगला है, 6,000 वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये में 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का ब्याज 6 वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये गुणे 600 गुणे 4 गुणे 600 बटा 100। वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 गुणे 8, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 19, 192 रुपये जो है इसका वार्षिक ब्याज 4 वर्ष में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, घर के कूड़े कचरे को हटाना या नष्ट करने के उपाय को स्पष्ट कीजिए। तो घर के कूड़े कचरे को एक निश्चित स्थान पर संचित किया जाए तथा जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको जलाकर नष्ट किया जाए। इनके निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, जलाकर किया जाए। दूसरे, गड्ढे खोदकर संचित किया जाए। नंबर 3, जो नष्ट युक्त हैं उसे नष्ट किया जाए तथा कचरे घर के कूड़े कचरे जलाशय आदि एक निश्चित स्थान पर संचित किया जाए। इनके निम्नलिखित जो है हल करने की विधियां होती हैं। अगला प्रश्न आता है, भोजन पकाने की विधियां के नाम लिखिए। भोजन पकाने की विधियां किन्हीं 2 विधि की वर्णन कीजिए। भोजन पकाने की विधियां का नाम लिखिए। नंबर 1, भूनना विधि। नंबर 2, तलना विधि। नंबर 4, आच्छादन विधि। नंबर 5, खौलाकर पकाने की विधि। 5वां, उबालना विधि। अब इस विधियों में से किसी 1-2 विधि का वर्णन कीजिए। जैसे भूनना। भूनना किसी भी पदार्थ को, ठोस पदार्थों को जलते हुए लौ में बने हुए बालू या रेत के बने हुए पदार्थों में डालकर भुना जाता है। जैसे चना, मक्का आदि जो है बालू के रेत में भुना जाता है। नंबर 2, उबालना। उबालने विधि में कई ऐसे तत्व आते हैं जिसे उबाल कर बनाया जाता है। जैसे आलू को उबाला जाता है, गोभी और अन्य पदार्थ ऐसे गंजी, सिंघाड़ा, ये पदार्थ ऐसे हैं जिसे उबाल कर बनाया जाता है। इसके बाद आता है हैजा रोग के लक्षण और बचाव। तो हैजा रोग एक बीमारी है जो इसके लक्षण हैं बुखार आना, छींके आना, बदन पर काले दाने आना, हल्का बुखार उत्पन्न होना, ये इनके लक्षण हैं। बचाव के उपाय में इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। नंबर 1, इनसे कैसे बचाया जा सकता है। हैजा ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। हैजा वाले व्यक्ति के कपड़े की साफ सफाई किया जाना चाहिए। हैजा वाले व्यक्ति को साफ भोजन कराना चाहिए। हैजा वाले व्यक्ति को साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। ये विभिन्न तथ्य हैं जिसे परहेज करके उसे बचाया जा सकता है। आदर्श कुएं पर टिप्पणी लिखिए। आदर्श कुआं एक विशाल कुआं होता है जो गहरे होते हैं तथा उसमें संचित जल स्वच्छ निर्मल होते हैं तथा वो पीने योग्य होते हैं, जो ज़मीन के गड्ढों में गहरे खोदे जाते हैं और एक चारों तरफ से उसके ईंट से दीवारें बनाई जाती हैं। दीवारें बनाकर उसमें जो है जल के स्रोत उसमें आते हैं रिसाव होकर, और रिसाव होकर धीरे धीरे एकत्रित होते हैं और उसे पीने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आदर्श कुएं पर यही उनकी भूमिका है। इसके बाद पाक क्रिया का वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाक क्रिया वसा पर क्या प्रभाव। पाक क्रिया द्वारा अगला है अथवा इसमें से क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो ध्वनि शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, अर्थात प्रकृति में मिले हुए शोर शराबे आदि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।
इसमें आने वाले जैसे लाउड स्पीकर, मस्जिद के लाउड स्पीकर, मेले, असेंबली आदि में जो शोरगुल उत्पन्न होता है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के ये कार्य हैं। फ्रॉक को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? फ्रॉक, किसी भी फ्रॉक को बनाने के लिए हम आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की उसमें डिजाइनें अंकित करेंगे और डिजाइनें के साथ साथ इनकी पट्टीयुक्त तैयारियां करेंगे, इसकी सिलाई बेहतरीन करेंगे, रोमांचिक जो है फिगर बनाएंगे और मॉडल का प्रयोग भी करेंगे। इस तरह से इनके आकर्षक और सुंदर बनाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्लैश, धागे आदि लगाए जा सकते हैं। लू लगने से रोगी को क्या देना चाहिए? देखें, लू मई जून महीनों में लगने वाले घाम धूप को लू कहते हैं। लू से बचने के लिए व्यक्ति को आम के पन्ने, नींबू के रस तथा गन्ने के रस, संतरे के रस आदि तरल भोज्य पदार्थ जैसे ककड़ी, खीरे, खरबूजे आदि देना चाहिए, जिससे व्यक्ति को लू को कम किया जाए। तथा घर से निकलते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य, इसके लक्षण क्या है? निर्जलीकरण एक प्रकार का अवच्छेद उत्पन्न होना तथा उसमें अवक्षेप तैयार करना, छाछ निर्जलीकरण कहलाता है। जैसे दही से निर्जलीकरण बनाने के लिए माठा बनाया जाता है और उससे जो अवक्षेप प्राप्त होता है वह घी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लक्षण क्या है? एक गांव की जनसंख्या 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। उसमें 20% पुरुष हैं और 25% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक गांव की जनसंख्या निकालने के लिए निकालेंगे 4000 गुणे 20/100। 2 जीरो कट गया, ये हो गया, गुणा कर दीजिए, 0 आ गया और 40 दूना 80, 800 आपके 800 पुरुष हो गए और 25 चौका 100, 1000 आपके स्त्रियां हो गई, ये 1800 हो गए और 4000 में 1800 घटा दीजिए तो ये हो गए 00 2 और 4 3 320 बच्चे हैं। उस गांव में 320 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 और 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। लिखा है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम शोषण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक शोषण, जो प्राकृतिक में हम अपने शोषण को लेते हैं। प्राकृतिक द्वारा स्वस्थ मनुष्य अपने सांस को लेता है और जीवित रहता है, प्राकृतिक शोषण कहते हैं। कृत्रिम शोषण कृत्रिम विधियों से एक अस्वस्थ व्यक्ति को शोषण की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है, उसे कृत्रिम शोषण कहते हैं। कृत्रिम शोषण की एक विधि का वर्णन कीजिए। जैसे आपको स्ट्रेचर द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, केमिकल द्वारा ये शोषण जो है मनुष्य के शरीर में पहुंचाया जाता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में अंतर। एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में अंतर। रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखें, इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के व्यक्ति के भोजन में अंतर। एक स्वस्थ व्यक्ति भोजन विभिन्न प्रकार का भोजन ले सकता है जिसमें किसी प्रकार की डर और भय नहीं रहती, जबकि एक रोगी व्यक्ति को एक निश्चित भोजन दिया जाता है जिसके स्वास्थ्य में सुधार आए तथा वह प्रतिदिन अपने कार्य को करते रहे। रोगी व्यक्ति भोजन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन देते समय रोगी व्यक्ति को निम्नलिखित बातों का चुनाव किया जाता है, जैसे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को भोजन देते समय क्या सावधानियां हैं, इसमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी होगी। जैसे रोगी को यदि पाचन क्रिया से ग्रसित है उसको ठोस पदार्थ न दिया जाए, तरल पदार्थ दिया जाए तथा इसमें विभिन्न प्रकार से तरल पदार्थों का सेवन समय समय पर कराना चाहिए। अगला है प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। प्रदूषण के कारण लिखिए। प्रदूषण निम्नलिखित कारण है। प्रदूषण। जन प्रदूषण पर्यावरण की अंतःक्रिया भौतिक और रासायनिक प्रदूषण होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण प्रभावित होते हैं। प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के भी होते हैं जिनके अंतर्गत आने वाले प्रदूषण भौगोलिक विस्तार के अनुसार प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव। आधुनिक औद्योगिक काल का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पर्यावरण का दोहन इस प्रकार करते चला गया कि प्रत्यक्ष प्रभाव शीघ्र दिखने लगा। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत संसाधनों का अनुचित ढंग से प्रयोग होता है, जैसे कृषि क्षेत्र के विकास हेतु वनों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है। इस प्रकार खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उत्खनन के कारण उपस्थित परितंत्र नष्ट होते जा रहे हैं तथा बृहद नगरों और विस्तार पर्यावरण अध्ययन में काफ़ी हद तक भूमिका निभाई जा रही है। ये विभिन्न कारण इसके हैं। अप्रत्यक्ष में अर्थ प्रधान युग में आज हर व्यक्ति तीव्र गति से अधिकाधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। आर्थिक लाभ के लिए किए गए क्रियाकलाप के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष विपरीत प्रभाव तुरंत परिलक्षित नहीं होते हैं। पश्चात ही बड़ी मंदी गति से होता है। इनके परिणाम पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण में मानव जीवन पर जीवधारियों पर अपघटनीय प्रदूषक, जीवधारियों तथा अंतः प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण में घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहनों का धुआं आदि है। इनके प्रकार में देखा गया भौगोलिक विस्तार के आधार पर अव्यवस्थिति के कारण, दिशता के कारण, स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक आदि प्रदूषण के प्रभाव हैं। प्रदूषण के कारण में देखा गया वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
ये प्रदूषण निम्नलिखित होते हैं। तो ये जन प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। डाकघर द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। डाक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। साध्वी जमा, बचत खाता, मूल खाता आदि ये विभिन्न योजनाएं इनसे भरीपूर्ण हैं। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन से आप क्या आशय है? कचरा प्रबंधन की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन विभिन्न मदों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कचरा प्रबंधन की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का विवरण दीजिए। और इस कचरा प्रबंधन को विभिन्न मदों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। इसे रोकथाम के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, इन्हें हटाने के लिए निम्नलिखित प्राकृतिक संकट और बचाव, हरित क्रांति जैसे आदि मुद्दे इसमें आते हैं। और इन कचरों को भारत से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब था, लाइक कमेंट कीजिए। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन से आप कचरा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, प्रक्रिया इसका वर्णन दीजिए। कचरा प्रबंधन का दुरुस्तीकरण के लिए तो आसानी आधार पर इन कचरा को हटाने के लिए विभिन्न तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए और इसे दुरुस्त किया जा सकता है। इनके साथ साथ अन्य प्रदूषण है, अन्य संतुलित भोजन है, कैसे भोजन लेना चाहिए, लू से बचना कैसे चाहिए, फ्राक सुंदर आकर्षक बनाना, ध्वनि प्रदूषण से आशय क्या है, जैसे आदर्श कुएं पर टिप्पणी लिखिए, पाक क्रिया पर वर्षा का क्या प्रभाव है। ये सारे प्रश्न हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके रोकना। जब अवांछित शोर से हमारे अंदर अशांति उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में अशांति और चिड़चिड़ापन आ जाता है। लोग मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करते हैं। ध्वनि प्रदूषण झेलने वाले को न्यूरोटिन मेंटल डिसऑर्डर नामक बीमारी लग जाती है। अनिद्रा, अपच और क्रोधबद्धता बीमारी जैसी होती है। 150 से 160 डेसिबल वाली तीव्रता की ध्वनि प्राणघातक हो सकती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को कान की क्षति हो सकती है। शोर शराबे वाले औद्योगिक कारखानों के कर्मचारियों में बहुत की श्रवण शक्ति भी कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेघ गर्जन, झंझावत, तड़ित, झंझा, उपवल, वृक्ष, सागरी, जंगली पशुओं की दहाड़ पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। मानव जनित ध्वनियों को नियंत्रित किया जा सकता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद करना, तीव्र ध्वनि वाले हार्न लगाने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करना, पटाखों के उत्पादन को प्रतिबंधन करना, क्योंकि यह ध्वनि एवं वायु दोनों को प्रदूषित करते हैं। कारखानों में ध्वनि करने वाले कारखानों में काम करने वाले, कारणवश लगाकर काम करने वाले ध्वनि निर्देश जारी करना, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि ऐसे आते हैं जिसे जो है दुरुस्त किया जा सकता है। तो यह गृह विज्ञान सिलेबस में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, लू न लगना, भूकंप, आपदाएं आदि आती हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
चैनल को लाइक तथा कमेंट कीजिए। अगला